लाज़िम है करिकुलम के हिसाब से आपको इस्लामिक स्टडीज़ सीखना पड़ता है, लेकिन वो भी एक मतलब फैक्चुअल बेसिस पे है, जैसे प्रॉफ़ेट मोहम्मद की लाइफ़ के बारे में जो सवाल हैं, बट बहुत बेसिक्स है, मतलब आप प्रॉफ़ेट मोहम्मद की इतनी शादियों के बारे में नहीं वो जानकारी मिलती है आपको। बस बेसिक ओवरऑल जो कुरान की जो पॉज़िटिव टीचिंग्स हैं, वो वग़ैरह आपको सिखाए जाते हैं। सो सिर्फ़ वो था, लेकिन जब मैं अ, सऊदी अरेबिया से दुबई गई, फिर वापस यूके आई डिग्री अपनी हासिल करने के लिए, तो उसमें जो लीगल एस्पेक्ट था मेरे डिग्री का, मैंने इस्लामिक लॉ चूज़ किया था, तो वो मैंने पढ़ा है काफ़ी डिटेल में। इस्लामिक जो फ़िक़्ह होता है और ये शादियों के बारे में जो जो लॉज़ थे। हालाँकि ये सब जब मैं पढ़ती थी, मैं मुसलमान थी, मतलब दिल और दिमाग से, तो मैं उसको मतलब डिफेंसिव तरीके से मैं लिखती थी उसके बारे में, और मेरी सोच थी जब जो भी मैं पढ़ रही थी, कभी मेरे उसमें मतलब शक नहीं उठा कभी कि ये क्या कह रहे हैं औरत के बारे में, या कुछ भी इस तरह। क्योंकि अब जब मैं वापस देखती हूँ वही एसेज जो मैंने खुद लिखे हैं, मुझे यकीन नहीं आता कि मैं वही बंदी हूँ जो इसको अनकॉन्शियसली डिफेंड कर रही थी। लेकिन जी, जहाँ तक आपने पूछा कि कोई फॉर्मल स्टडीज़ मदरसे वगैरह में, तो उस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है नूरिया जी, व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस ग्रोइंग अप एज अ मुस्लिम वुमन? इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि मैं एक्चुअली सऊदी अरेबिया में रह रही थी, तो चैलेंजेस वही हैं जो सोसाइटी आप पे डालते हैं, जैसे कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते बाया के बगैर, और आपका सर भी ढका हुआ होना चाहिए जब आप बाहर फिर रहे हैं। आप लड़कों से नहीं मिल सकते, और आप ग्रुप में कभी चिल नहीं कर सकते। तो ये जो आम सोसाइटी की जो चीज़ें हैं सऊदी अरेबिया में, वो चीज़ें एक्चुअली मैंने फ़ेस की, क्योंकि वो माहौल ही इस तरह है। लेकिन अम, मेरी जो एक्चुअली फैमिली थी, उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया कि आप ज़बरदस्ती ये करो, या आप कवर अप करो, या हिजाब पहनो। बस छोटी चीज़ें थी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्पोर्ट्स की बहुत शौकीन हूँ, लेकिन मैं खेलती थी उस वक़्त बहुत, तो मैं फ़ुटबॉल खेलती थी, और मेरा एक्चुअली पैशन था। लेकिन मुझे याद है कि जो कंज़र्वेटिव फैमिली मेंबर्स हैं, वो मुझसे हमेशा कहते थे कि आप कैसे कभी कोई फीमेल फुटबॉलर बनोगी, आपको शॉर्ट्स की इजाज़त नहीं है। एंड उस वक़्त मुझे लगता था कि ये मेरा पूरा पैशन बर्बाद कर देंगे, क्योंकि मैं शॉर्ट्स पहनना मना है। तो ये चीज़ें मुझे अजीब लगी, लेकिन ये छोटे-छोटे मतलब मसले थे फैमिली के अंदर। एंड सोसाइटी में वो जो सऊदी अरेबिया के रिस्ट्रिक्शंस थे, वो ज़्यादा मैंने महसूस किए हैं। वहाँ पे इस्लामिक पुलिस भी होती है मुतव्वा के नाम से, तो वो ये सारी बातें एनफोर्स करते थे। तो जब आप 11-12 साल के हैं फिर भी ठीक है, लेकिन जब आप एक्चुअली टीनेज वो सालों से गुज़र रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर ये जो सारे जो इस्लामी कानून हैं, ये ज़्यादा सख्त होते जाते हैं। और छोटी चीज़ें फ़र्ज़ करें, लाइक मॉल में फिरना या खाने पे जाना, ये चीज़ें मतलब आपको बहुत देखनी पड़ती हैं कि क्या इससे कोई इज़्ज़त का वो होगा, या मुतव्वा कुछ कहेंगे मुझे, या मैं सही से कवर्ड हूँ, और वहाँ पे आप ड्राइव नहीं कर सकते, तो आपको हमेशा रिलाई करना पड़ता है टैक्सियों पे, और वो आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है औरतों के लिए वहाँ पे किसी गैर की टैक्सी में ब बैठना। तो जहाँ मैं रहती थी वो कॉम्पाउंड था, सिर्फ़ उनकी गाड़ियाँ आप यूज़ कर सकते थे, नो मैटर वेयर यू वांटेड टू गो। सो मतलब काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन वो सऊदी अरेबिया की वज़ह से और ज़्यादा मुझे लगे। अच्छा, इसमें मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आई हैव नेवर बीन टू सऊदी अरेबिया। तो ये जो मुतव्वा लोग हैं, इनके बारे में तो मैंने सुना है कि नमाज का वक्त होता है तो वो लोग इट्स लाइक वो जो एक दीनी पुलिस हम जिसको कह सकते हैं, उस तरीके से वो लोग वहाँ काम करते हैं। तो क्या हिजाब ना पहनने पर कुछ फाइन वाइन वहाँ लगता था, या सिर्फ आपको यानी टोक दिया जाता था? किस तरह का माहौल था उधर? तो पहले वो टोकते हैं ज़रूर, एंड अगर आप नहीं मानते उस वक़्त, तो ऑब्वियसली, या अगर आप थोड़ा-सा रिज़र्वेशंस दिखा रहे हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करें मेरी जो अम्मी थी वो शॉपिंग किसी शॉपिंग मॉल में या ग्रोसरी स्टोर में थी।
2 दोस्तों के साथ जो मुसलमान नहीं हैं, ना वो साउथ एशिया से हैं, मतलब बिल्कुल लाइक खट्टर गोरे। और मुतव्वा आ गई और मुतव्वा ने उनसे कहा कि आप लोग पर्दा करें, मतलब सर को भी ढाँकें। और उन्होंने कहा कि हम मुसलमान नहीं हैं, ये हमारी बिलीफ नहीं है। और मुतव्वा ने कहा नहीं, अभी इसी वक़्त हमारे सामने पर्दा करें वरना हम आपको पुलिस स्टेशन लेके जाएँगे। अम सो मेरी अम्मी ने वैसे भी किया हुआ था क्योंकि मुसलमान पे ज़्यादा सख्ती करते हैं, लेकिन फ़ॉरेनर्स को भी वही, मतलब वही कानून, वही असूल आप वो फ़ॉरेनर्स पे भी डालते हैं। और जी, लाइक जैसे आपने कहा, फ़ाइन्स, जेल कुछ भी हो सकता है। तो वो जो उनकी जो अथॉरिटी है ना, वो मतलब उलेमा है सऊदी अरेबिया में, फिर मुतव्वा है, फिर आर्म पुलिस है। तो मुतव्वा को ज़्यादा एक्चुअली प्रेफ़रेंस दिया जाता है आर्म पुलिस से। तो मुतव्वा से लोग ज़्यादा डरते हैं, मुतव्वा का ज़्यादा खौफ रहता है। जी, जी, शुक्रिया इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इससे पहले मैं नूरिया जी से नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज जो आपको करना है, वो नूरिया जी का जो चैनल है होली ह्यूमैनिस्ट, और उसका लिंक मैंने पिन कर दिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप अपडेट भी दे दें कि एज ऑफ नाउ सब्सक्राइबर वहाँ कितने दिखा रहे हैं, ताकि हम स्ट्रीम खत्म होने के दौरान एक बार हम देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहला काम ये करिए कि नूरिया जी के चैनल पर जाकर उनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि वो और अच्छे कंटेंट्स जो है एक फीमेल पर्सपेक्टिव से हमारे सामने लेके आए। आप सबसे वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि आप नूरिया जी के चैनल को रिक्वेस्ट करें और एक बार यहाँ पे कंफर्म भी कर दे कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक एक्स मुस्लिम जो इस मोमेंट में अपना योगदान दे रहा है, उन सब का हम सपोर्ट करें। बहुत नेक्स्ट शुक्रिया। सवाल जी, अ, अभी एक अपडेट आया है कि 2.95 के सब्सक्राइबर है नूरिया जी के। अशोक देवरा जी, मैंने लिंक पिन किया है, उम्मीद है कि आपको वो लिंक दिख रहा होगा सबसे पहला कमेंट। तो आप लोग प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले। 2.97, 2.95 या 2.97, बिकॉज एक अपडेट आ रहा है 2.97 है। तो मैं क्या ये समझूं कि 200 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका चैनल? जी, मुझे भी यही लगता है। जी, और नूरिया जी, अभी फिलहाल तो 305 लोग देख रहे हैं, लेकिन स्ट्रीम खत्म होने के बाद भी हजारों लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सब्सक्राइबर जो है वो तेजी से बढ़ेंगे आज कल या परसों में। जी, बहुत शुक्रिया। एंजल फ्रॉम स्काई जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। आपके लिए मैसेज है, शी इज ब्रेव, वी विल सपोर्ट हर फॉर हर एक्टिविज्म। आपके लिए ये मैसेज है नूरिया जी, बहुत फ्रॉम शुक्रिया एंजल फ्रॉम एंजल स्काई। फ्रॉम स्काई, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट इट। जी, 2.98 के हो चुके हैं आपके सब्सक्राइबर नूरिया जी। ओह! बहुत शुक्रिया। अ, वीडियो चलिए के अंत नेक्स्ट तक सवाल पहुँच का तो। जवाब। जी, आप कुछ कह रही थी, आप नहीं, कहिए। नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं, सॉरी, मैं कमेंट पढ़ रही थी। और एक मैसेज आपके लिए आया है, अजीज सर ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। नूरिया, यू स्पीक सच अ गुड हिंदी, व्हाई डोंट यू मेक सम ऑफ योर स्ट्रीम इन हिंदी? आई हैव बीन वाचिंग योर इंग्लिश स्ट्रीम व्हिच इज फैबुलस। ओह, थैंक यू सो मच अज़ीज़ मोरानी, एंड ऑनेस्टली यही उम्मीद है कि मैं मेरा एक्चुअली चैनल है उर्दू में, लेकिन अभी मैंने पब्लिसाइज़ नहीं किया। और वही जो मेरे इंग्लिश में वीडियोज़ हैं, पहले मैं कोशिश करूँगी कि उनको ट्रांसलेट करूँ उर्दू में, और वही कंटेंट पेश करूँ। और फिर उसके बाद जो ज़्यादा साउथ एशिया डायस्पोरा के लिए स्पेसिफ़िक जो मैसेजेस हैं, वो लाइक स्पेसिफ़िक उर्दू में वीडियोज़ बनाऊँ, और फिर जो वेस्टर्न ऑडियंस के लिए वीडियोज़ हैं, वो ज़्यादा इंग्लिश में बनाऊँ। लेकिन या यही उम्मीद है, यही प्लान है, सो थैंक यू। जी, अच्छा, मैं आपके चैनल का लिंक मैं फिर से दे देता हूँ, हालांकि मैंने पिन किया है, पता नहीं आप सभी लोगों को पिन कमेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए।
اور میں نے نوریہ جی کے چینل کا لنک پھر سے شیئر کیا ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو نوریہ جی میری؟ جی. ٹھیک ہے. تو اگلا سوال آپ سے یہ ہے، اور آپ نے اس کا جواب آلریڈی دے دیا ہے، لیکن اس کو پھر سے میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دے کہ were restrictions like hijab ever forced on you؟ جی. جیسے میں نے کہا تھا کہ فیملی کے مطابق سے تو کبھی مجھے ایسے اس طرح کے چیزیں نہیں کی گئی تھی کہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ ویئرنگ حجاب ناؤ وین یو ایٹ دس ایج یا کچھ بھی اس طرح. لیکن کیونکہ میں سعودی میں رہ رہی تھی تو اٹ واز نیچرل کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ اینی وے. سو یا ابایا اور حجاب تو مطلب لازمی تھے ویسے بھی جب بھی آپ گھر سے باہر نکلتے تھے. تو اس لحاظ سے جو میری جو ایڈولیسنس تھی زیادہ تر حجاب میں ہی گزری گھر کے باہر، لیکن وہ میری فیملی کی وجہ سے نہیں تھا. جی. 3K سبسکرائبر آپ کے ہو گئے. ویری ویری کانگریچولیشن نوریہ جی آپ کو. تھینک یو سو مچ. ماشاء اللہ کرنے کا دل کیا بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بچپن سے بول بول کر عادت ہو جاتی ہے. انفیکٹ میں بھی جب کبھی بات کرتا ہوں تو وہ بات کرتے وقت انشاءاللہ، ماشاءاللہ، اور اگر چھینک آ جاتی ہے تب وہ الحمدللہ وہ نکل ہی جاتا ہے، کیونکہ ہم یہی میں بچپن نے سے وہی انشاءاللہ چیز بھی. کرتے آ رہے ہیں. ہاں بالکل انشاءاللہ میں نے ہٹا دیا. ماشاءاللہ بھی الحمدللہ. صرف وہ جیسے آپ نے کہا شکر الحمدللہ یہ نہیں ہٹتا. تو آپ شکر کرتے رہتی ہے سب کا، اور اس کے لیے اللہ کی بھی حمد آپ بیان کرتے رہتی ہے. چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف جاتے ہیں. نوریہ جی، واٹ ور سم آف دی ریزنز دیٹ میڈ یو کوشچن یور بلیف؟ جب ہاں تو دس از اے بٹ لائک فاسٹ فارورڈنگ ان ٹو مائی اسٹوری. لیکن اوبیسلی میری شادی ہوئی تھی دبئی میں، اور پھر جب میں طلاق لینے کی کوشش کر رہی تھی میرے اوپر ایک حکم ڈالا گیا تھا زوجیہ کے نام سے، جو بیسکلی اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے شوہر کے گھر واپس وہ پولیس آپ کو گرفتار کر کے زبردستی لے کے جا سکتے ہیں، اور آپ اس گھر سے نہیں نکل سکتے اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر. یہ کہاں تو کی بات ہے؟ سعودی کی یا؟ یہ دبئی کی بات ہے. اچھا دبئی کی. اوکے. جی جی. تو جب یہ سب کچھ چل رہا تھا اوبیسلی میں نے اسلام پہ کوئی شک نہیں کی کبھی بھی. مجھے بس لگا کہ یہ سوسائٹل اور یہ ان کے لائک لیگل مسئلے ہیں. لیکن ایونچولی جب یہ سب لڑ کے میں واپس انگلینڈ آئی، تب میں نے بیٹھ کے سوچا کہ ایکچولی یہ کیسے ہوا ہے میرے ساتھ، یہ انہوں نے کس طرح سے یہ چیزیں ڈالی ہیں. اور پھر بیچ میں ایک اور بھی کہانی تھی کہ جب میں طلاق لینے کی کوشش کر رہی تھی اور یہ حکم میرے اوپر تھا، تو انہوں نے ایک دوسرا بھی مطلب الزام لگانے کی کوشش کی اڈلٹری کی یا زنا کی. تو 4 پولیس آفیسرز میرے گھر کے سامنے آئے جب میرے دوست تھے گھر پہ ایک دن. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے گھر کو بھی اسٹاک کر رہے ہیں اور میری زندگی کا ہر اسپیکٹ اسٹاک کر رہے ہیں. تو 4 پولیس آفیسرز آئے اور کوئی عورت نہیں تھی. اور یہ جب ساری باتیں جب میں اوبیسلی صحیح سلامت UK میں پہنچی، تو تب میں نے سوچا کہ یہ کہاں سے آتا ہے یہ سارا، کہ یہ 4 پولیس آفیسرز کیوں آئے. اوبیسلی مجھے پتا تھا کہ قرآن میں بھی 4 وٹنسز کی ضرورت ہوتی ہے جب ان چیزوں کو پروو کرنا پڑتا ہے. تو جب ان سب نے دیکھا کہ میرے گھر میں لوگ بھرے پڑے ہیں، تو بیکاز obviously عربی بھی میری like it's not a fast language, I don't really speak Arabic very well. تو جب میں پولیس اسٹیشن گئی، وہ مجھ سے مطلب عربی کے کاغذات سائن کروا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ وہ. تو obviously اس میں جب آپ شوق میں ہیں، آپ یہ ان سب چیزوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ابھی بھی میں مسلمان تھی، لیکن واپس آ کے جب میں نے سوچا اور ٹائم نکالا اور ایکچولی ٹیکسٹ کے پاس واپس گئی کہ یہ کہاں سے آتا ہے، یہ جو ان کا شریعہ ہے یہ کہاں سے آتا ہے. اینڈ اوبیسلی شریعہ قرآن سے آتا ہے. تو پھر میں قرآن کے پاس گئی اینڈ قرآن میں نے ایکچولی انگلش میں صحیح سے پڑھنے کی کوشش کی. اینڈ تب ایکچولی
मेरे जो सारे जो डाउट्स थे, सारा जो मुझे साफ-साफ पता चलने लगा कि औरतों की हैसियत क्या है, ये तलाक का हक़ क्यों आदमियों को सिर्फ़ दिया जाता है, ये सब कुरान से आता है, ये सब कुरान में एक्चुअली कोडिफ़ाइड हुआ है। तो तब मैं उनकी लॉज़ को चेक करने लगी और इजिप्ट और ये सारे मुल्कों के लॉज़ जो एक्चुअली कुरान से आते हैं। और फिर ऑब्वियसली मैं इतनी हैरान थी कि कुरान में इस लाइक औरतों को इतना दबाया गया है। तो फिर मैं गई हदीथ के पास, क्योंकि मैं मुझे लगता था कि प्रॉफ़ेट मोहम्मद जो हैं वो ह्यूमैनिटी के एग्ज़ाम्पल हैं। वो जिस तरह से मसले हल करते थे, वो जिस तरह से पेश आते थे, वो सब एक एग्ज़ाम्पल है, ही इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ ह्यूमन। सो जब मैं उनकी कहानी मैंने ज़्यादा गौर किया उनकी शादियों पे, उन्होंने जो कहा है औरतों के बारे में, उनकी जो हरकतें थी, मतलब जंग के बाद जो कैप्टिव्स के साथ होता था, तो ये सब जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तब मेरे सारे मतलब शक भी नहीं, मतलब मेरा दिल उतर गया था उस इस्लाम से। मुझे बस टाइम लगा कन्फर्म करने के लिए कि ये 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 डेफ़िनिटली सच नहीं हो सकता है। लेकिन पढ़ने के बाद ही फ़ौरन जब मैंने अपनी कहानी देखी कि क्या हुआ है मेरे साथ, मैंने वो कनेक्शन, मतलब एक दोनों चीज़ें जोड़ दी एक साथ, और मुझे लगा कि नहीं, इस्लाम ही मसला है। इस्लाम ही इतना इतना ख़तरनाक आइडियोलॉजी है कि इससे ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं। और जहाँ तक मैंने अभी तक सोचा था, समझा था, पढ़ा था, तो वो तो सिर्फ़ इस्लाम की जो फ्लफ़ी पॉज़िटिव चीज़ें थीं, वो ही थीं। जी। तो एक चीज़ इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने आपके साथ जो ट्रेजेडी हुई थी, उससे आपने रिलेट किया इस्लाम के टेक्स्ट को। लेकिन क्या आपने ये भी कोशिश करने की कोशिश की कि ये जो डाउट्स है, इसको मैं किसी इस्लामिक स्कॉलर के पास जाकर इसका कुछ क्लैरिफ़िकेशन देखूँ कि हो सकता है लोग गलत हो सकता है उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो? या ये मैंने सोचा था ज़रूर, क्योंकि ये हमें बार-बार कहा जाता है कि आप आप शेख से कंसल्ट करें या ये करें, वो करें, जो जिस तरह से आप वो पढ़ रही हैं वो गलत है। लेकिन जब मैंने ऑब्वियसली खुद मुझे लगा कि ये जो पहले जब मैं बचपन में कुरान पढ़ती थी और ट्रांसलेशन के साथ भी पढ़ती थी, तो मुझे लगा कि ये बहुत मतलब एनिग्मेटिक, बहुत मुश्किल है, बहुत मुझे मुझे समझ में नहीं आएगा। और फिर लाइक आई डोंट नो, लेकिन आई थिंक आई वाज़ रीडिंग सम वेरी डिफिकल्ट ट्रांसलेशंस उस वक़्त, जब आजकल के ज़माने में, आई थिंक मैंने 2018 में अपना रिसर्च शुरू किया था इस्लाम इस्लाम के अंदर से मतलब मैं स्क्रिप्ट लाइक सोर्स पुराने सोर्सेज़ में वापस जाऊँ। लेकिन जस्ट मैं खुद अपने दिमाग से सोचूँ, तो मैंने क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करके वही सोर्सेज़ को देखा, एंड आजकल सारे ट्रांसलेशंस हैं, बहुत सिम्प्लिफाइड ट्रांसलेशंस हैं, और आप कंपैरिज़न्स भी कर सकते हैं, लाइक 2-3 ओपिनियंस लेके। तो मैं उसमें मतलब हर दिन, हर शाम वही पढ़ती रही, कंपेयर करती रही, और किसी मौलवी या किसी उसके पास नहीं गई, ऑब्वियसली डिस्कशंस मैंने अपने फैमिली मेंबर्स से किए थे, और वो जो इस्लाम टीवी, पीस टीवी, ये जो चैनल्स पे ये वही बातें चलती थी, वही सुनती थी मैं। और फिर यूट्यूब जैसे मैंने बहुत देखा, तो दोनों 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 तरफ की बातें मैंने सुनी, और फिर लेकिन एंड में मैं अपने दिमाग पे रिलाय कर रही थी कि ये जो मेरी सोच है, मैंने अगर क्रिटिकल थिंकिंग इस पे अप्लाई किया है, और हदीस भी एक चीज़ कह रही है, कुरान भी एक चीज़ कह रही है, और बाकी के सोर्सेज़ भी यही चीज़ को बैकअप करते हैं, और फिर एविडेंस इसके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर क्या मुझे नहीं लगा कि मुझे किसी इमाम या किसी शेख के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि दुबई में भी, सऊदी अरेबिया में भी, ये कैसे बातें को ट्विस्ट करके आपको ख़ास तौर पे औरतों को बेसिकली ट्रैप करके रखते हैं। तो जैसे फ़र्ज़ करें, जब मैं यूएई में थी और मैं तलाक लेने की कोशिश कर रही थी, उससे पहले आपको फैमिली काउंसलिंग आपको लाइक लाज़मी सी बात है, आपको अमीराती शेखों के साथ आप फैमिली काउंसलिंग कराते हैं ताकि आप तलाक ना लें और आप किसी भी तरह ये शादी हल करें। तो उसके अंदर भी मैंने देखा कि ये जो असल मज़हबी जो जो लोग थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि जो मैं बातें कर रही थी, कि जो यू नो मेंटल इलनेस की बातें कर रही थी मैं, अब्यूज़ की बातें कर रही थी मैं, ये उन्होंने लिटरली
they could brush it under the carpet so easily. और जो उल्टा जो बात हो लाइक मेरे ऊपर डाली जा रही थी कि जैसे इस पे काला जादू हुआ है या इसके अंदर जिन जिन आया है एंड शी इज़ possessed, ये सारी बातें वो मान रहे थे। तो तब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इन लोगों की जो मेंटल स्कोप है ना, ये बहुत लिमिटेड है। तो इनके पास मैं क्यों जाऊँ जब वो कह सकते हैं आपको कि दरअबा का मतलब बीट नहीं है, कुछ और है, बस हुँ। वो आपको मना रहे हैं। तो ऑब्वियसली मेरा दिल उतर गया था उनसे और उनकी अथॉरिटी पे और या अच्छा नूरिया जी, क्या हम ये जान सकते हैं कि कितना ड्यूरेशन लगा आपको, यानी जब आप कोई चीज़ का मुताला करते हो, आई मीन व्हाट यू से, आप उसको पूरा गहराई से आप देखते हो। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? जी। जी, मुझे आ रही तो मैं है। जी, जी। तो मैं ये हम जानना चाहेंगे कि आपको कितना वक़्त लगा जब आपने ये मुताला शुरू किया, डीप डाइव आपने किया है टेक्स्ट को लेके, कुरान को लेके, फिर आपने हदीसों का मुताला किया। तो कितना वक़्त आपको लगा इन चीज़ों को समझने के लिए? काफ़ी देर लगा। आई थिंक मैं तकरीबन डेढ़ साल तक अपने घर में रही और उठती थी सिर्फ़ पढ़ने के लिए और सोती थी सिर्फ़ ताकि मैं दूसरे दिन उठ के पढूँ। तो काफ़ी टाइम लगा है। मैं आई थिंक किसी से बात किए बगैर इन चीज़ों के बारे में मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना मतलब अम, कुरान के सोर्सेज़ और हदीस के सोर्सेज़ कंपेयर करती थी और फिर मैंने आई थिंक मुझे पता चला कि एक्स मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, XMNA, ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन है और ये लोग एग्ज़िस्ट करते हैं। ये एक्चुअली खुलेआम बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एक्स मुस्लिम्स हैं। तो ये एक्चुअली मेरा पहला एक्सपोज़र था, तो फिर मैंने उनकी बातें मतलब पे गौर की एंड मैं हैरान थी कि एक्चुअली लोग बोल रहे हैं और उनके पास एक ऑर्गेनाइज़ेशन है। तो फिर जब वो भी वही बातें कह रहे थे जो एक्चुअली मेरे कंक्लूजन्स थे। और फिर जब मैं रिसर्च के दरमियान मैं जो एक्चुअल नेटिव अरबिक स्पीकर्स हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स पे गई एंड मैं सुनना चाह रही थी कि लोग कहते हैं हमें कि हमें अगर आप जब तक आप अरबी नहीं समझोगे या पढ़ोगे या अम, एंड फिर भी नो मॉडर्न क्लासिकल अरबिक भी नहीं, जब तक आप क्लासिकल अरबिक नहीं पढ़ोगे या समझोगे, आपको कभी कुरान के मायने या एक्चुअली कुरान का जो सही मैसेज है वो नहीं आएगा। तो जो मेरे कंक्लूजन्स थे बस एक्चुअली में अपना खुद दिमाग लगा के और ये सब पढ़ के और ये नेटिव अरबिक स्पीकर्स जब वही बातें कर रहे थे जो ये XMNA वाले कर रहे थे, जो मैं सोच रही थी, तो फिर ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा वो लाइक आई मीन रीअश्योरेंस मिला कि मैं एक्चुअली क्रेज़ी नहीं हूँ और ये दिस इज़ एक्चुअली आई शुड जस्ट आई मेबी कैन टेक इट एट फेस वैल्यू एंड ये इट डज़न्ट मीन कि मुझे शेख के पास जाना है या मौलवी के पास जाना है। ये शायद एक्चुअली यही कह रहा है जो मैं सोचती हूँ कि ये कह रहा है। अम, एंड या लेकिन आई थिंक डेढ़ या तकरीबन डेढ़ या 2 साल तक मैं इस जर्नी में मतलब और गहराई में जाती रही, जब तक एक दिन मैं उठ के आई वाज़ लाइक अब नहीं, इस्लाम मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता। मैं एक्चुअली इस चीज़ से डिस्कनेक्ट होना चाहती हूँ, इसका मुसलमान का लेबल नहीं चाहती अब। इस आइडियोलॉजी में इतनी गंदगी है कि इससे मैं किसी भी तरीके से ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। सभी साहिल। जी, म्यूट था ना? यस। ओके, थैंक्स अ लॉट सुकुन। हम्म। सभी दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, 422 लोग हमें देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर लें और शेयर कर दें ताकि जो 418 या 420 व्यूअर्स देख रहे हैं वो कम से कम 500, 600, 700 क्रॉस हो जाए। बड़ी ही यानी दर्दनाक जो दास्तान है नूरिया जी की, वो हमको अब तक सुनने मिली है। हम और भी चीज़ें इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शेयर कर दें। एक अपडेट नूरिया जी ये है कि आपके चैनल के सब्सक्राइबर 3.3 के हो चुके हैं
Ooh, मैं फिर से thank एक बार you. जी, मैं फिर से एक बार लिंक शेयर कर देता हूँ, हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है और पिन भी किया है कमेंट, लेकिन जितने नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं फिर से कमेंट में नूरिया जी के चैनल का लिंक शेयर कर दिया है मैंने। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नूरिया जी के चैनल पर जाएं और उसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो फीमेल एक्स मुस्लिम्स है उनसे एक अलग पर्सपेक्टिव से हमें इस्लाम को समझने में आसानी होगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग नूरिया जी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत शुक्रिया साहिल, और बहुत शुक्रिया आप सबका जो सब्सक्राइब कर रहे हैं। जी जी। एक मिनट, हम दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं और तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू सी इस्लाम्स क्लेम ऑफ ट्रीटिंग वुमेन विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट एंड फेयरली? बिकॉज आज के जितने भी स्कॉलर्स हैं, यानी मॉडर्न स्कॉलर्स स्पीकर्स होते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करने वाला था, वो मैं भूल गया, वो मैं पहले आपसे पूछ लूं कि जी आपने कहा कि आप सुन्नी घराने में थी। जी जी, लेकिन नूरिया जी, सुन्नी जो फिरका है, शिया और सुन्नी अगर ब्रॉडली हम देखें तो उसमें सुन्नी फिरके में, सुन्नी जो फिरका है उसमें सब सेक्ट्स बहुत सारे हैं, यानी बरेलवी है, देवबंदी है, सलफी है, अहले हदीस है, जमात इस्लामी है। तो आप किस फिरके से आपका ताल्लुक था, और ताकि हमें समझ में आए कि आपने जो ट्रांसलेशन कुरान का पढ़ा है या हदीसों का आपने मुताला किया है, तो वो किस नजरिए से आप देख रही थी? You know, this is actually really interesting क्योंकि all I knew growing up as a Muslim was कि हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी ख़ानदान से हैं, लेकिन कभी actually किसी ने जिक्र नहीं किया कि हम बरेलवी हैं या देवबंदी हैं या and शायद ये बात I don't know इतना मायना नहीं रखता क्योंकि हम इंग्लैंड में हैं, तो जो आपका जो लोकल मॉस्क है ना, आप मतलब उसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन वो भी एक सुन्नी मस्जिद था ऑब्वियसली, सुन्नी। और हमें सिर्फ कहा जाता था कि शिया हमसे बहुत फ़र्क है, लाइक आप शिया का मतलब उनके जो सोर्सेज हैं, उनकी जो हर चीज़ है, वो हम उन सब के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन मुझे सिर्फ जहाँ तक पता है आई वाज़ जस्ट अ सुन्नी मुस्लिम, आई हैव नो आइडिया व्हाट आई वाज़। लेकिन वही आई मीन hadith and in terms of hadith and stuff, जो actually सही बुखारी के जो hadith हैं वगैरह, जो sunnah.com पे जो वही हैं, that's exactly what जो हमारे बुक शेल्फ्स पे होते थे घर पे, वही चीज़ें, वही स्टैंडर्ड कुरान वर्जन्स। लेकिन कभी कभी ना मुझे बताया गया था, ना डिफरेंशिएट किया जा रहा था मोहल्ले में भी कि हम सुन्नियों में क्या क्या फ़र्क है। सिर्फ सुन्नी, शिया, अहमदी, इन तीनों चीज़ों पे ज़्यादा वो था। जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं फिर से वो क्वेश्चन आपके सामने रिपीट कर दूंगा। उससे पहले एक अपडेट आपको ये दे दूं, 3.05 सब्सक्राइबर आपके हो चुके हैं। तो लोग आपकी बात को बिल्कुल पसंद कर रहे हैं नूरिया जी। बहुत शुक्रिया सारे सब्सक्राइबर्स को भी, थैंक यू सो मच। जी, अच्छा, एक कमेंट ये भी आया है कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू, अपार्ट फ्रॉम इंटेलिजेंस। थैंक यू। एक रिक्वेस्ट ये भी आ रहा है कि साहिल भाई कैमरा ऑन करवाइए। देखिए, मैं तो नहीं कह सकता हूँ कुछ भी नूरिया जी को, इट्स हर चॉइस। ओके, सो अच्छा, आई चलिए थॉट नेक्स्ट। नहीं, कैमरा नहीं ऑन है। नहीं, ब्लैंक है। अच्छा, पता नहीं क्यों। इट्स ऑन फ्रॉम माय साइड। एक बार या तो कैम बंद करके, जी इफ यू कंफर्टेबल। जी, आप बता दें इफ इट्स वर्किंग। एक सेकंड। अब जी, राइट राइट, इट्स अब ऑन है? नाउ। ओके, या ठीक है। जी, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, हाँ मैंने सवाल किया था, फिर से मैं सवाल कर देता हूँ कि हाउ डू यू सी इस्लाम्स क्लेम ऑफ ट्रीटिंग वुमेन विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट एंड फेयरली? क्योंकि जितने भी आज की तारीख में स्कॉलर्स हैं वो
وہ اس طریقے سے شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طریقے کی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی اور ایکوالٹی اسلام نے دیا ہے عورتوں کو ویسا کسی مذہب نے نہیں دیا ہے. تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ Well, basically, I think عورتوں کے لیے اسلام میں کچھ نہیں رکھا ہے. And I think Islam is the most dangerous for women. I think it keeps women more suppressed than anything. And again, جب میں مسلمان خود تھی مجھے لگا کہ اسلام سب سے feminist religion ہے اور یہ سب کو it gave women rights and it stopped little girls from being buried alive اور یہ ساری چیزیں میں actually مانتی تھی and I believe it with all my heart. لیکن صاف صاف جب آپ ایکچولی واپس سورسز اور قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے آپ ایون عائشہ کی باتوں سے ایون جو واقعات ہوئے with all the sex slaves and the captives آپ کو صاف صاف پتہ چل جائے گا کہ women are on the same level as donkeys and camels and جہاں تک ہماری وہ جو پٹائی کی بھی بات ہے وہی اسی ڈسکرپشن کو یوز کرتے ہیں مطلب to tame women it's the same way you would tame your camel or your sheep or whatever. So you start to realize کہ عورتوں کی ایکچولی جو حیثیت ہے قرآن میں it's definitely مردوں کے نیچے اور جو حق دیا گیا ہے مرد کو وہ that's non-existent for women. مرد 4 شادیاں کر سکتے ہیں مرد کو اجازت ہے طلاق کا and they can take sex slaves and it's not even کہ یہ صرف مسلمانوں عورتوں کو افیکٹ کرتا ہے but non-believing women as well. قرآن میں ان کے ساتھ اتنی زیادتی ہوتی ہے کہ مسلمان عورت ہو کے بھی مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ یہ نان مسلم ویمن پہ بھی اتنا ظلم کیا گیا ہے اور وہ سیدھا مطلب پروفٹ محمد سے اٹس ناٹ کہ اس کے بعد یا اس کے ایکچوئل لائف ٹائم میں. تو جب میں نے پروفٹ کی جو سچویشنز تھے اس کے لائف ٹائم کے اینڈ ان دا وے ہی ٹریٹڈ ویمن تب مجھے صاف صاف پتہ چلا کہ اگر جو اسلام کا جو سورس ہے جو ایکچوئل رول ماڈل ہے اگر انہوں نے یہ چیزیں کی ہیں عورتوں کے ساتھ تو پھر how of course the Quran is going to say those same things. اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے جب آپ مسلمان کنٹریز کو دیکھتے ہیں کہ وہی چیزیں مطلب عورتیں گھر پہ what do you call it, they're meant to be staying at home, they're not given education, they are trapped in abusive marriages, all of these things are happening. And میں نے بس یہ ڈائریکٹ لنک مطلب قرآن سے if you accept what's happening in society and you stop saying that culture is the problem, if you go one step further اگر آپ قرآن دیکھیں then you can see کہ یہ ساری چیزیں اس سے پہلے بھی آئی ہیں and قرآن کے through یہ زیادہ سیویئر ہوتی ہیں. Always Islam میں the victim is a woman, whether it's Muslim or an unbelieving woman یا بچے. That's it. تو یہ ایک مرد کا ریلیجن ہے مردوں کے لیے. Men have written it for men. صاف صاف. جی بالکل بالکل میرے وہ کیمرے کے مسئلے ہو رہے ہیں so it's just going to کوئی keep going. ایشو نہیں. I apologize. No, it's okay, it's absolutely fine. آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں بالکل we can relate to that. تو جو ایسے اسپیکرز ہیں جو اس کو الگ ڈھنگ سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں